सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कैरियर पाथ्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। किस रोल पर कितने साल में क्या कंपेंसेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है, राइट? हम जो करोड़ पैकेज सुनते हैं क्या वो डे वन से मिलती है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में एकेडमिक स्किल्स मैटर करती है, आपके एकेडमिक्स मैटर करते हैं। आपकी टीम अच्छा कर रही है, आपका बैंक अच्छा कर रहा है, मार्केट में ओवरऑल डील्स अच्छी हो रही है, तो वो सब के बेसिस पर ये वाला नंबर जो है ऊपर नीचे हो सकता है। एनालिस्ट लेवल पर मैं सैलरी के लिए बैंक चूज नहीं करूंगा कि वो ज्यादा देगा वो कम देगा। एनालिस्ट लेवल पर या एसोसिएट लेवल पर डिफरेंस बहुत माइनर है। हेलो, नमस्ते, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज। इस सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे डिस्कशन की, राइट? वी अंडरस्टूड अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रॉम द स्क्रैच। हमने ये समझा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। फिर हमने ईसीएम, डीसीएम, डील्स, प्रोसेसेस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की। अब हम इस आईबी सीरीज़ की एंड की तरफ जा रहे हैं, तो अब कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो हमको कैरियर बनाने में हेल्प करेंगे। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कैरियर पाथ्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। विल टॉक अबाउट डिफरेंट रोल्स कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में कैसे रोल्स होंगे और फिर कैसे आपका कैरियर प्रोग्रेशन रहेगा, क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी पूरे कैरियर की, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंडिया में अभी किस तरह का लैंडस्केप है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। सो बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक की हायरार्की या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस के अराउंड बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं, भाई किसको कितना काम करना रहता है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट रोल्स एंड किस रोल पर कितने साल में क्या कंपेंसेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है, राइट? हम जो करोड़ पैकेज सुनते हैं क्या वो डे वन से मिलती है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो विल टॉक अबाउट द रियलिटी एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सम कैरियर स्ट्रेटजीज एंड दिस इज मेंट फॉर एवरीवन। मैं सिर्फ उनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो अभी एक ग्रेजुएट लेवल पर है और एनालिस्ट बनने का की राह पर है। आई विल टॉक अबाउट एवरीबडी कि आप किसी भी लेवल पर है तो किस तरह से क्या स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय की जा सकती हैं इस फील्ड में और एडवांस करने के लिए। ऑलराइट, so let's get started. So today's session is not just about beginners or freshers. Today's session is about everybody. Investment banking organizational structure. अब IB का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, हायरार्की कैसी है? फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड एज एन एनालिस्ट, राइट? फिर आप आगे बढ़ते हो एज एन एसोसिएट। ये सभी रोल्स के बारे में अभी मैं डिटेल्स में बात करूंगा, पहले बस इसकी हायरार्की समझ लीजिए। पहले एनालिस्ट, फिर एसोसिएट, फिर वीपी, फिर डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फाइनली एमडी। ओके, अब इसमें कुछ ऐसी चीज हो सकती है, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब इसमें कोई सीनियर एसोसिएट का बीच में पोजीशन हो सकता है या बीच में कोई एवीपी लेवल का नया डिजिग्नेशन आ सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर मोस्ट लाइकली दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू सी। तो यहां से आपको यह समझ में आ जाता है कि एसोसिएट हमेशा एनालिस्ट से सीनियर होता है, वीपी हमेशा एसोसिएट से सीनियर होता है, डायरेक्टर हमेशा वीपी से सीनियर होता है। तो यह चीज आपको यहां से समझ में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। सो इफ यू टॉक अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन कैटेगराइज द टीम्स इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रुप्स। एक इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको प्रोडक्ट ग्रुप्स मतलब कि हम एमएनए में फोकस करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी एक सर्विस है। फिर इस तरह से हम इक्विटी कैपिटल मार्केट्स आपको फंडिंग दिलवाते हैं, ये हमारी एक सर्विस है, ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से देयर कैन बी डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ टीम्स। ठीक है, और देयर कैन बी इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज कवरेज teams. Okay, so there can be a team which focuses on just the finance sector. एक टीम होगी जो सिर्फ FMCG पे फोकस कर रही है, एक टीम होगी जो सिर्फ इंडस्ट्रियल्स पे फोकस कर रही है, राइट? तो इस तरह से there can be different classification of teams as well. और फिर जियोग्राफिक कवरेज, कुछ ऐसी टीम्स होंगी जो इंडियन मार्केट्स पे फोकस कर रही हैं, कुछ ऐसी टीम्स होगी जो शायद पूरा एशिया पैसिफिक पे फोकस कर रही हैं, कोई यूएस मार्केट पे फोकस कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन मार्केट पे फोकस कर रहा है, राइट? सो दैट कैन ऑल्सो बी अ बेसिस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम सपोर्ट फंक्शंस।
सो इन ऑर्डर टू डू दीज एक्टिविटीज, एक एनालिस्ट, वीपी, डायरेक्टर, एसोसिएट, ये लोग अपना काम ढंग से कर पाए, इसको इंश्योर करने के लिए देयर आर सम सपोर्ट फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज ऑपरेशंस, कि भाई कोई डील हो गई, कोई ट्रेड हो गया, अब उसके बैक एंड की चीजें, राइट, उसका ट्रेडिंग, उसका सेटलमेंट, उसका कंप्लायंस, राइट, तो ये सारी चीजें हो गई सपोर्ट फंक्शंस के अंदर. ठीक है, तो कंप्लायंस में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीजें आप इंश्योर कर रहे हो. टेक्नोलॉजी में आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट सिस्टम है, जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है इन डील्स को करने के लिए, दैट इज इंश्योर्ड बाय द टेक्नोलॉजी टीम. और ह्यूमन रिसोर्सेज इंश्योर कर रही है कि आपके पास नेसेसरी टैलेंट है और उस टैलेंट को डेवलप भी किया जा रहा है. ये काम एक ह्यूमन रिसोर्सेज की टीम इंश्योर करती है, राइट. सो दीज आर सम सपोर्ट फंक्शंस जिसके बेसिस पर एक इन्वेस्टमेंट बैंक चलता है. Some institutional types, okay, so yes, you must have heard of it. Bulge bracket banks, global bulge bracket banks जैसे कि JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman, ये सब क्या हो गए? Bulge bracket banks, okay, so इनके पास बड़ी बड़ी टीम्स हैं, इनके रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इनके पास जो कवरेज है, जो जियोग्राफिकल कवरेज है वो बहुत बड़ा है, राइट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, तो ये सारी चीज़ें ये बैंक्स करते. इंडियन फुल सर्विस बैंक्स ये हो गया, जैसे कि एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये दीज आर इंडियन फुल सर्विस बैंक्स. और बुटीक एडवाइजरी फर्म्स हो गई, कुछ ऐसी फर्म्स जो स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स को टारगेट करती हैं या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को टारगेट करती है कि भाई हम सिर्फ एमएनए के स्पेशलिस्ट हैं. तो इस तरह की बहुत सारी फर्म्स हैं जो इंडस्ट्री में है. ओके, तो आपको इस तरह के 3 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंडिया में देखने को मिलेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैरियर प्रोग्रेशन. तो लास्ट स्लाइड में हमने ये समझा कि अच्छा, एनालिस्ट शुरुआती पोजीशन है और फिर ऐसे करते करते हम एमडी तक पहुंचेंगे. अब एग्जैक्टली टाइम ड्यूरेशन समझते हैं कि कितना टाइम लगता है और किस लेवल पर आपको क्या स्किल आनी चाहिए. सो इफ यू टॉक अबाउट एनालिस्ट लेवल, दिस इज वेयर यू आर गेटिंग स्टार्टेड. इस रोल पर आपको कम से कम कितना टाइम बिताना पड़ेगा? 2 साल कम से कम मान के चलिए, 3 साल भी हो सकता है. ओके, सो यहां पर आपका मेन फोकस रहता है ऑन टेक्निकल स्किल्स, कि आप अपने टेक्निकल्स को बिल्कुल स्ट्रांग कर लें. अभी आपको क्लाइंट इंटरेक्शन और ये सब चीजों की चिंता नहीं करनी है. ठीक है, तो ये सब आप अभी सीखेंगे, अभी आप ग्रो करेंगे, अभी आप डेवलप करोगे. अभी आपसे क्या चीज एक्सपेक्ट की जा रही है कि भाई आप मॉडलिंग बढ़िया करते हो, आप प्रेजेंटेशंस बढ़िया बनाते हो, आप वैल्यूएशन अच्छे से करते हो, राइट, आपके काम में एक्यूरेसी है, राइट, डिटेल, अटेंशन टू डिटेल है. ये सारी चीजें अभी हमको मैटर करती है एट द एनालिस्ट लेवल. 2-3 साल यहां पर बिताए, इट डिपेंड्स अपॉन. अगर आप एक हाई परफॉर्मिंग एनालिस्ट हैं तो ऑफकोर्स आप जल्दी से जल्दी प्रोमोट होंगे. अगर आप चीजों को सीख रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 साल में, 4 साल में फिर हो जाएंगे, पर यूजुअली 2 से 3 साल इज द अ गुड टाइम टू स्पेंड एज एन एनालिस्ट. देन यू मूव ऑन टू बीइंग एन एसोसिएट. एसोसिएट में आप क्या कर रहे हो? अब आप एनालिस्ट से एक लेवल ऊपर आ गए हो एंड अब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम लीडरशिप जैसी स्किल्स है. तो अब आपके अंदर एनालिस्ट आ गए ना, तो अब आप एनालिस्ट लोग को मैनेज कर रहे हो, राइट, आप उनके थ्रू काम करवा रहे हो. सो दैट इज व्हाट यू डू एट एसोसिएट लेवल. फिर आप वीपी लेवल पर आ जाते हो. एसोसिएट लेवल पर भी आप 2 से 3 साल आराम से बिताओगे. देन यू मूव ऑन टू वीपी लेवल. वीपी पर यू आर फोकसिंग ऑन क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, कि भाई जो ट्रांजैक्शन हमको करना है उसका पूरा एग्जीक्यूशन का जिम्मा एक वीपी लेता है. तो वीपी इज लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि ये प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वीपी लेता है और सारा एग्जीक्यूशन एक वीपी देखता है. ओके, डायरेक्टर इसके ऊपर हो गया. डायरेक्टर क्या करेंगे? अब डायरेक्टर्स आप यहां पर ट्रेजेक्टरी देख पा रहे हैं, 3 से 5 साल आप इस लेवल पर रहोगे, वीपी पर आपको 3 से 5 साल लगेंगे एंड देन यू मूव ऑन टू डायरेक्टर. डायरेक्टर में अब आप एक लेवल ऊपर आ गए होगा. अब आपको एग्जीक्यूशन पर नहीं, आपको क्लाइंट रिलेशनशिप पर फोकस करना है, आपको कंपनी के लिए बिजनेस लाने पे फोकस करना है. ओके, सो दैट इज व्हाट यू विल डू एज अ डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. एंड जो डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ला रहा है कंपनी के लिए, ही और सी विल बी प्रोमोटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर्मली इस हायरार्की का सबसे लास्ट पोजीशन होता है. इसके बाद और कोई प्रमोशन के लिए रह नहीं जाता है. पर ऐसा नहीं है कि एमडी लेवल पर आने के बाद आप और ग्रो नहीं कर सकते हो. एमडी लेवल पर आने के बाद भी मान लीजिए अभी आपके पास एक रीजन था कंट्रोल करने के लिए, राइट,
बैंक बड़ा हुआ, मार्केट बड़ी हुई और क्लाइंट्स बढ़े, तो अब आप 1 से 2 रीजन पर आ गए, राइट। तो इस तरह से एमडी भी ग्रो कर सकता है, राइट, उसके पास भी ग्रोथ का पोटेंशियल है। फाइन, तो इसमें कैरियर पोजीशन की फोकस किस पे रहता है? डील ओरिजिनेशन पे और लीडरशिप पे। बेसिकली यू आर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, सो यू आर टेकिंग योर एंटायर टीम, लीडिंग योर एंटायर टीम, ओके। So that is how the career progression looks like. Now let's talk about the each of the roles one by one. ठीक है, एक एक रोल को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि किस रोल पर क्या चीज की नीड होती है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एन एनालिस्ट रोल। एनालिस्ट का टिपिकल बैकग्राउंड कैसा रहता है? एक एनालिस्ट एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री करके इन्वेस्टमेंट बैंक में घुस सकता है, okay, and when I say undergraduate degree, I expect it to be from a good institution, and as I have always said कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में एकेडमिक स्किल्स मैटर करती है, आपके एकेडमिक्स मैटर करते हैं, राइट, कि आप एक रेपुटेशन वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो रेपुटेशन बढ़िया होना चाहिए। फाइन, सो इफ यू हैव अ वेरी गुड अंडर ग्रेजुएट डिग्री, कौन से फील्ड्स में? फाइनेंस में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है, मैथमेटिक्स में हो सकता है, देन इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन। ठीक है, आप उस पोजीशन से यहां पे एंटर कर सकते हो। अगर सर ये मेरा तो सॉलिड नहीं है, ये तो मेरा सॉलिड नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कर लिया, तो क्या करें? तो उसको कवर अप करेंगे विथ अदर थिंग्स। यहां टैग नहीं मिल पाया कोई बढ़िया, तो चलो इंटर्नशिप करने चलते हैं, कोई बढ़िया जगह से इंटर्नशिप करें ताकि वहां से मुझे कुछ टैग मिले, वहां से मुझे कुछ रेपुटेशन मिले, वहां से मुझे कुछ क्रेडिबिलिटी मिले। ओके, अल्टीमेटली इट्स अ business, it's a profession of relationships, and it's a business where reputation matters a lot, where credibility matters a lot, where trust matters a lot. तो मुझे कोई ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए। जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में किसी को हायर कर रहा हूं, मुझे ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए। सो फ्रॉम वेयर डू आई गेट ट्रस्ट? या तो आप एक बढ़िया जगह से करके आए थे, SRCC, जेवियर्स, ओके, इन जगह से आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री लिए, पर वहां से नहीं लिया, कोई बात नहीं, अब आप बढ़िया जगह से इंटर्नशिप करने की कोशिश करो, राइट। इफ यू कैन गेट एन इंटर्नशिप फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट बैंक इटसेल्फ, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, राइट। और नहीं तो बिग 4 फर्म से मिल गया, कोई छोटी फर्म से मिल गया, कोई वैल्यूएशन रोल में आपको इंटर्नशिप मिल गई, राइट। सो देयर आर मेनी एवेन्यूज जहां से आप एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लेकर के इंडस्ट्री में घुस सकते हो, ओके। और फिर इसके बियॉन्ड द बेस्ट पार्ट टुडे इज यू कैन शो योर टेक्निकल सर्टिफिकेशन। टेक्निकल सर्टिफिकेशन में क्या चीजें हो सकती है, राइट। एक तो आपको ऑफ कोर्स पता ही है कि पहला हो गया फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन। इस चीज में मेरे पास एक एकदम सॉलिड सर्टिफिकेशन है, सॉलिड क्रेडिबिलिटी है कि मुझे ये चीज एकदम बढ़िया से आती है, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड अप। दूसरी चीज क्या हो सकती है? आपके पास CFA या FRM जैसे लेवल 1 भी आपने क्लियर किया। मैं यहां एनालिस्ट की बात कर रहा हूं, तो एनालिस्ट लेवल पर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लेवल 3 करके आ रहे हो मेरे पास। लेवल 1 करके भी आ रहे हो तो एनालिस्ट रोल में आपके लिए जगह बन सकती है, ठीक है। तो CFA इज मोर प्रेफर्ड, या अगर FRM है तो वो भी काउंट हो जाएगा, या ACCA है तो वो भी काउंट हो जाएगा, राइट। CA है तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली माई पॉइंट इज दीज थिंग्स आर टू एनहेंस योर एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड, ठीक है। अगर मैंने यहां ऑप्शनल क्यों लिखा है कि अगर मान लो ये चीज बहुत तगड़ा नहीं है आपका, तो ये सब चीजें उसको कवर कर देंगे। पर अगर ये चीज तगड़ा है, उसके बाद आप वो स्किल लेकर के, वो पैशन लेकर के, वो कॉन्फिडेंस लेकर के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आप क्रैक कर लोगे बिना इसके भी। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पर फाइनेंशियल मॉडलिंग तो मैं इसको ऑप्शनल नहीं मानूंगा, ये तो आजकल आपको आनी ही चाहिए। हाँ, CFA वगैरह मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूं कि ये कर लिया है तो एक प्लस पॉइंट में गिना जाएगा, बिकॉज कंपटीशन है, तो प्लस पॉइंट रखना अपने लिए बेटर होता है, ओके। दैट्स योर टिपिकल बैकग्राउंड, दैट इज हाउ इट शुड बी, ओके, दैट इज हाउ इट शुड बी। अगर अभी नॉर्मल ग्रेजुएशन चल रही है, कोई बात नहीं, इस चीज को अपने रेडार में रखो, अपने प्लानर में रखो कि इस पॉइंट के बाद मैं CFA शुरू करूंगा या कंप्लीट करूंगा। इस तरह से प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। फिर कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। एज आई सेड कि फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, ये आपके डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट होगा। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग को हम ऑप्शनल नहीं मानेंगे, इसको तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री एंड कंपनी रिसर्च, ओके,
देन प्रेजेंटेशन बनाना, पिचेस बनाना, पिच डेक बनाना, ड्यू डिलिजेंस में सपोर्ट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करना. ओके, वट एवर असिस्टेंस इज नीडेड बाय द एसोसिएट, बाय द वीपी, वो आपको जो भी काम दिया जाएगा वो सारी चीजें आपको करनी है. ओके, सो दीज विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब आते हैं स्किल डेवलपमेंट पर कि आप जब एनालिस्ट लेवल पर हो तो आपको कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं, कहां पर आपका फोकस होना चाहिए. तो एज आई सेड, आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पर कि भाई मेरी मॉडलिंग एकदम सॉलिड है, मेरे वैल्यूएशन एकदम सॉलिड है, मेरा पिच डेक एकदम सॉलिड है, राइट, मुझे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे इंस्ट्रूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है, मैं मार्केट न्यूज बराबर फॉलो करता हूं. तो ये सारी चीजें आपके लिए सबसे पहले आती है. देन कम्स अटेंशन टू डिटेल. मैंने इसे अटेंशन टू डिटेल मतलब आप अब उस स्टेज में नहीं रह गए हो कि चीजों को ऊपर ऊपर से देखा और आगे बढ़ गए. बिकॉज नाउ द इंडस्ट्री वांट्स, द क्लाइंट वांट्स कि आप बिल्कुल एक्यूरेट चीजें मुझे करके दो, राइट. तो एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट. एंड उसके साथ साथ यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. आप प्रॉब्लम्स को समझ भी रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने एसोसिएट को, अपने वीपी को चीजें एनालाइज करके प्रेजेंट कर रहे हो. ऐसा नहीं कि रॉ डेटा बस दे दिया उनको कि आप समझ लो. ये चीज करोगे तो भाई मुश्किल हो जाएगी, राइट. तो आप वीपी के पास जा रहे हो, एसोसिएट के पास जा रहे हो, अपने डेटा को एनालाइज करके इनपुट्स लेकर के जाओ कि ये आपको हेल्प करेगा फर्दर डिसीजन मेकिंग में, राइट. Then time management is going to be very very crucial because you will be juggling with a lot of things. आप बहुत सारी चीजों के साथ जगल कर रहे होंगे. टाइम मैनेजमेंट कर पाना, काम रह करके चीजों को ऑर्गेनाइज रह करके काम कर पाना, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस विल बी मोर रिफ्लेक्टेड इनिशियली इन योर प्रेजेंटेशंस, राइट. आप जो प्रेजेंटेशंस वगैरह बना रहे हो उन चीजों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा देखने को मिलेंगी. और फिर शुरुआत में आप जो नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करोगे वो आप एनालिस्ट लेवल से ही शुरू कर दोगे. और जरूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट के पास जाके ही कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी. अभी तो आप नहीं जा रहे हो सीएफओस के पास या किसी कंपनी के सीईओ के पास कोई डील लाने के लिए, अभी आपको कोई नहीं भेज रहा है. पर यहां पर कम्युनिकेशन स्किल रेलेवेंट है आपकी इंटरनल टीम में, आपकी क्रॉस बॉर्डर टीम्स में, आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. आप मल्टीपल टीम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो उन लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन की जरूरत है. आप वीपी के साथ कुछ मेल इंटरेक्शन कर रहे हो, वहां पर भी कम्युनिकेशन की जरूरत है, राइट. सो नाउ यू गॉट द पॉइंट कि भाई कम्युनिकेशन तो शुरू से ही हमको डेवलप करना सीखना है. ओके, तो ये सब चीजें आप सीख रहे हो जब आप एक एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हो. ओके, देन हाउ इज द लाइफ गोइंग टू बी व्हेन यू आर एन एनालिस्ट. Working hours typically 70 to 80 hours per week during active deals with significant evening and weekend work. देखिए यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ कि भाई 70 घंटे 80 घंटे, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर इंडिकेटिव इन नेचर. मैं अब ऐसे ही नंबर्स एसोसिएट के लिए भी बताऊंगा, डायरेक्टर के लिए भी बताऊंगा, पर इससे आपको बस रेलेवेंस समझ में आएगी कि भाई एनालिस्ट का सबसे ज्यादा था, फिर एसोसिएट का थोड़ा कम हो गया, वीपी का थोड़ा और कम हो गया. तो ये इंडिकेशन है कि भाई शुरुआत में अपने को ज्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा चीजें ग्रोइंग रहती है. ओके, गोइंग अहेड जब आप स्टेज में ऊपर जाओगे तो आपके नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएगा. अब ये 70 to 80 को आप पकड़ के मत बैठ जाना कि मैं 70 से ज्यादा 1 मिनट भी काम नहीं करूंगा. ओके, टास्क, व्हाट आर द टास्क दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड. जैसे कि फाइनेंशियल मॉडल्स को अपडेट करना, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर रिसर्च करके लेके आ रहे हो, आप कंपेरेबल कंपनीज को ढूंढ रहे हो, आप प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शंस ढूंढ के निकाल रहे हो, राइट. आपको बोला एसोसिएट ने या ढूंढ के निकाल, तो ये कंपनी में अभी ये डील करवानी है अपने को, तो ऐसी कौन सी डील्स हुई है पास्ट में, थोड़ा ढूंढ के निकालो तो, राइट. देन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एंड कोऑर्डिनेटिंग विद टीम मेंबर्स. तो ये सारी चीजें आप हर रोज अपने काम में कर रहे होगे, राइट. तो इंटरेस्टिंग काम है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन कर रहे हो तो आप बोर हो जाओगे. ओके, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आपका जो काम है दैट इज ऑफ अ वेरी डायनेमिक नेचर. इसमें कुछ भी मोनोटोनस नहीं है, राइट. हर रोज नई नई चीजें हो रही. लेट्स मूव ऑन टू एसोसिएट रोल. अब एसोसिएट में क्या चीजें होंगी. एसोसिएट आप या तो एक एमबीए करके, टॉप बिजनेस स्कूल से आप एमबीए करके डायरेक्टली एज एन एसोसिएट हायर हो सकते हो, या आप एक एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हो 2 से 3 साल, उसके बाद आप प्रोमोट होकर के एसोसिएट बन रहे हो, राइट.
सो 2 से 4 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यूजुअली एसोसिएट लेवल पर आपके पास होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो एनालिस्ट क्या कर रहा था? मॉडल्स बना रहा था, अपडेट कर रहा था। आप क्या करोगे? उनको रिव्यू करोगे और उनको और एनहेंस करोगे, उनको और बेटर करोगे कि एनालिस्ट जाके ऐसी चीज करके लेके आओ, ओके, इसमें और ये चीज सुधार करो। देन एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। अब क्या होगा? एनालिस्ट तो चीजें बना रहा है और ये चीजें अल्टीमेटली कौन मॉनिटर कर रहा है? एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है? वीपी अपने अंदर में पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो ये चीज एसोसिएट से होते हुए वीपी तक जाएगी। तो एसोसिएट अपने लेवल पे क्या करेगा? चीजों को थोड़ा सा और फाइन ट्यून करेगा, राइट? कि वीपी को जब हम सबमिट कर रहे हैं कोई चीज, उनको इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, उसके लिए हम और क्या बेटर कर सकते हैं, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स एसोसिएट इज गोइंग टू डू कि भाई इस एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन क्या है, एनालिस्ट ने जो चीज करके मुझे दी है, जो कैलकुलेशन करके दी है, जो मॉडल बना के दिया है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट? उसका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, तो वो अपने लेवल पर पहले समझेगा, फिर आगे वीपी को देगा। लिमिटेड क्लाइंट इंटरेक्शन, तो यहां पर इनका सपोर्टिंग रोल हो जाता है। एसोसिएट लेवल पर आप हो सकता है मीटिंग्स में जाना शुरू कर दो, आप मीटिंग को लीड नहीं कर रहे हो, पर आप मीटिंग में प्रेजेंट हो, आप नोट्स ले रहे हो, वीपी इंटरैक्ट कर रहा है या डायरेक्टर इंटरैक्ट कर रहा है, ओके? टीम कोऑर्डिनेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके अंदर अब एनालिस्ट आ गए हैं एंड एनालिस्ट सुपरविजन, तो आप एनालिस्ट को पूरा सुपरवाइज करने का काम एक एसोसिएट का रहता है, ओके? तो मतलब एसोसिएट, अगर मैं एनालिस्ट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एसोसिएट वो इंसान होगा आपकी कंपनी का जिससे आप पूरा दिन इंटरेक्ट करोगे और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके? फिर स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एसोसिएट लेवल पर अगर आप पहुंच चुके हो ऑलरेडी, तो आपको किन स्किल्स पर फोकस करना है ताकि आप वीपी लेवल की तरफ बढ़ सको। सो फर्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज जो स्किल वीपी को आनी चाहिए, राइट? तो वो आप अब डेवलप करना शुरू कर रहे हो कि हाउ डू यू मैनेज एन एंटायर प्रोजेक्ट, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जो डिफरेंट वायर्स हैं, राइट? उनको कैसे आप कनेक्ट करो। देन टीम लीडरशिप, एज यू हैव बिकम अ लीडर एंड गोइंग अहेड, आपको और बड़ी टीम्स मैनेज करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लाइंट कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वीपी लेवल पर फिर ये आप इंडिविजुअली करने लगोगे। एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज ऑल्सो व्हाट मैटर्स, ठीक है? वर्किंग आवर्स डिमांडिंग रहेंगे, एसोसिएट लेवल पर भी ये डिमांडिंग रहेंगे, 65 to 75 आवर्स। एज आई सेड, इसका एब्सोल्यूट नंबर का ऐसा कोई मतलब नहीं है, इंडिकेटिव ऐसा है कि अच्छा भाई एनालिस्ट थोड़े और 5-10 घंटे ज्यादा लगाएगा तो आप उससे थोड़े 10 घंटे कम काम कर लोगे, राइट? तो बस इतनी सी बात है, पर वीक आप इतना काम करोगे, दो विद समवॉट मोर प्रेडिक्टेबिलिटी देन एट द एनालिस्ट लेवल। यहां पर यानी कि थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी है कि भाई इससे ज्यादा काम शायद ना करना पड़े। एनालिस्ट लेवल पर तो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज कोई काम आ गया तो वो चीज आपको ही बोली जाएगी कि भाई ये चीज करके रेडी करके रखना, राइट? तो वो चीज एनालिस्ट लेवल पर आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हाँ भाई कोई चीज आएगी तो आई एम रेडी टू डू दैट, ओके? तो वो पैशन लेकर के ही आपको एनालिस्ट वाले लेवल पे जाना है, ओके? ठीक है, 2-3 साल की मेहनत है, पर उसके बाद आप एक सही जगह पर पहुंच जाओगे। फिर आते हैं वीपी लेवल पर। तो वीपी लेवल पर हाउ डू यू रीच, व्हाट इज अ टिपिकल बैकग्राउंड ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट यूजुअली एसोसिएट्स होते हैं जो प्रोमोट होकर के वीपी लेवल पर पहुंचे हैं, या फिर लेटरल हायर्स भी हो सकते हैं। लेटरल हायर्स क्या होते हैं कि हम किसी और कंपनी से, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हायर करके सामने वाले को डायरेक्टली वीपी बना रहे हैं, वो एनालिस्ट या एसोसिएट तो था ही नहीं हमारे पास, ओके? तो वो भी हो सकता है अगर आपके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, ओके? एंड ये लेटरल हायरिंग इज अ वेरी गुड वे फॉर पीपल टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। अगर आप टॉप एमबीए कॉलेज से नहीं आ रहे हो, अगर आप सीए सीएफए जैसे डिग्री एकदम डे 1 पे करके नहीं बैठे हो, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि भाई पहले और दूसरी जगहों पे ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के रोल्स हो गए, वैल्यूएशन के रोल्स हो गए, इक्विटी रिसर्च के रोल्स हो गए, तो उन सब जगहों से पहले आपने शुरुआत की है, 2 साल 3 साल काम किया, उसके बाद आप लेटरल हायरिंग के थ्रू इस कंपनी में आ रहे हो, ओके? तो कैसे ब्रेक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे, उसको मैं और डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा आगे चल करके। अभी थोड़ा सा हम सारे रोल्स को समझ लेते हैं। एंड वीपी इज ऑल्सो एन एमबीए प्लस सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस। तो किसी के पास एक ट्रांजैक्शन का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, उन्होंने एमबीए भी कर लिया है, तो वो डायरेक्टली वीपी रोल पर आ सकता है। व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन की पूरी लीडरशिप, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वीपी लेता है। क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलपमेंट वीपी कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट, पिच एंड प्रपोजल डेवलपमेंट, और फाइनली क्वालिटी कंट्रोल, कि भाई हमारी
जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी डिलीवरेबल्स, जो भी मॉडल्स वगैरह सब जा रहे हैं आगे, वो सब बिल्कुल एरर फ्री है। ये चीज़ एक वीपी इंश्योर करके चलते हैं। देन स्किल डेवलपमेंट फोकस, तो वीपी लेवल पर स्किल किस चीज पर फोकस करना चाहिए इनको? क्लाइंट रिलेशनशिप पे, बिकॉज जब ये डायरेक्टर बनेंगे तब ये एग्जीक्यूशन से आगे बढ़कर क्लाइंट रिलेशनशिप में चले जाएंगे, राइट? तो क्लाइंट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट, राइट? तो बिजनेस डेवलपमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए बिजनेस लेकर के आना। ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल्सो टीम डेवलपमेंट। ओके, तो ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चरिंग आपने अभी जो हमने पिछले सेशंस किए थे उसमें आपने समझ लिया होगा कि ट्रांजेक्शन की स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है। हमने केस स्टडी भी की थी, तो आप वो वाला लेक्चर देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा। टीम डेवलपमेंट इज, देखिए आप अपने अंदर एनालिस्ट हायर कर रहे हो, राइट? आपके अंदर एसोसिएट है, आपकी एक अच्छी सॉलिड टीम बिल्ड होगी, तो क्या होगा जब आप डायरेक्टर लेवल पर जा रहे हो, आपको ये टीम और बिजनेस लाने में हेल्प करेगी, राइट? कि आप बड़ा बिजनेस ला रहे हो, उसका बढ़िया से एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उससे फिर आपको और बिजनेस मिलेगा। तो आपका फोकस ये रहेगा कि भाई मैं अपने अंदर अच्छी से अच्छी टीम को डेवलप करूं। ऑलराइट, कैसा रहता है इनका डे इन द लाइफ? वर्किंग आवर्स 60 to 70 आवर्स, तो मतलब ये भी मेहनत करते हैं, राइट? बहुत अच्छी खासी मेहनत करते हैं, विद सिग्निफिकेंट क्लाइंट इंटरेक्शन एंड टीम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनका मतलब मेनली काम क्या रहेगा? या तो क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे होंगे या अपनी टीम से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, राइट? एसोसिएट से, एनालिस्ट से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो वीपी रोल इज ऑफन कंसिडर्ड अ पिवटल कैरियर पॉइंट डेमोन्स्ट्रेटिंग पोटेंशियल फॉर सीनियर लीडरशिप। आप एक बार वीपी लेवल तक पहुंच जाते हो तो फिर आप सीनियर लीडरशिप रोल्स में कंसिडर किए जाने के लेवल पर आ जाते हो कि अब आप और ग्रो कर सकते हो। ठीक है, फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोल्स। तो ये आपको समझ में आ रहा है दैट जब आप एक वीपी की तरह काम कर लेते हो, उसके बाद 3 साल 5 साल आपने काम कर लिया एज ए वीपी, उसके बाद यू गेट प्रोमोटेड टू डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या आप एक लिटरल हायरिंग की तरह भी आ सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंक में इफ यू हैव 8 to 12 ईयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस, या फिर क्लाइंट को मैनेज करने का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप डायरेक्टर बन के आ सकते हो। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगी आपको समझ में आ गया होगा। इनका मेन काम है क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, कि यार क्लाइंट को जब भी मेरी जरूरत पड़े उसको मेरा ही नाम याद आए, राइट? जब भी उसको डील करनी है, जब भी उसको फंडिंग उठानी है, उसको मेरा ही नाम याद आए, ये चीज इंश्योर करने का काम एक डायरेक्टर करते हैं। ओके, डील ओरिजिनेशन सपोर्ट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। अब कुछ चीजें ऐसे भी होंगे जहां पर वीपी को जरूरत है यार कि कोई और भी मुझे सपोर्ट करे, राइट? तो वहां पर ये डायरेक्टर्स उनको हेल्प कर सकते हैं कि भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, लेट अस गेट इन्वॉल्व इनटू दैट। टीम लीडरशिप तो देखिए वीपी लेवल से ही शुरू हो जाती है, राइट? इनफैक्ट एसोसिएट लेवल से आप थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू करते हो, वीपी लेवल से फुल फ्लेजेड आपका टीम लीडरशिप यूज होने लग जाता है। ओके, स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जब आप डायरेक्टर रोल में है तब भी आप कुछ नई स्किल्स पर फोकस कर रहे हो। क्या चीजें हैं वो? बिजनेस डेवलपमेंट, बिकॉज एज ए डायरेक्टर एमडी बनने तक का सफर कैसे डिसाइड होगा कि आप कितना बिजनेस ला रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपके लिए सबसे क्रूशियल रोल क्या रह जाता है? बिजनेस डेवलपमेंट। ओके, देन इसके अलावा स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी, कि भाई हम जब क्लाइंट के साथ टेबल पर बैठे हैं, वो हमसे कोई स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी मांग रहा है, वी आर इन अ पोजीशन कि हम उस मार्केट के बारे में, उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन टाइप के बारे में सारी नॉलेज लेकर के बैठे हैं ताकि हम उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी दे सकें। ओके, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो जूनियर बैंकर मेंटरशिप। जैसा मैंने आपको वीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि वो एक अच्छी टीम बिल्ड करते हैं, इसी तरह से डायरेक्टर को भी चाहिए कि भाई मैं अपने अंदर एक अच्छी लिगेसी क्रिएट कर रहा हूं, एक अच्छी टीम बना रहा हूं। ओके, टिपिकली इनका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा? 55 to 65 आवर्स वीकली विद फोकस ऑन क्लाइंट इंटरेक्शन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। फाइनल स्टेप बिफोर पोटेंशियल एमडी प्रमोशन। तो अगेन numbers are just indicative, but just to tell you that they are also hardworking people. Okay, पर इनका ज्यादा काम आवर्स में नहीं दिखाना होता है। इनको आवर्स में नहीं दिखाना कि मैं ऑफिस में 12 घंटे बैठा हूं, इनको दिखाना होता है थ्रू देयर स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, थ्रू डील ओरिजिनेशन, कि ये कितना बिजनेस ला करके दे सकते हैं अपनी कंपनी को। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू एमडी। तो एमडी सर तो अब फाइनल पोजीशन पर आ गए। इनका टिपिकल बैकग्राउंड क्या रहता है? मतलब किसी बैंक में, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में अगर कोई एमडी है तो उनका बैकग्राउंड या तो ये रहेगा कि वो एक डायरेक्टर की तरह उन्होंने काम किया है और फिर वो प्रमोट होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं,
या वो कोई सीनियर लिटरल हायर भी हो सकते हैं जिनके पास 12 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लाइंट रिलेशनशिप को पूरा ओनरशिप ये लेते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम जब अदानी जी को याद आए कि भाई मेरे को एफपीओ करना है तो वो मेरे को फ़ोन करें, ये चीज़ मैनेजिंग डायरेक्टर इंश्योर करेंगे। ओके, तो मतलब क्लाइंट भी फिर बहुत तरह के होते हैं, राइट, कि भाई छोटे क्लाइंट्स भी हैं, बड़े क्लाइंट्स भी हैं, तो ऑफकोर्स एमडी सर जो है वो बड़े क्लाइंट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। ट्रांजेक्शन ओरिजिनेशन, ट्रांजेक्शन का ओरिजिनेशन, मीटिंग्स, स्ट्रेटेजिक क्लाइंट एडवाइजरी, टीम लीडरशिप और फर्म मैनेजमेंट एंड कल्चर। तो आप देख रहे होंगे कि रोल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वीपी लेवल तक ज़्यादा फोकस था डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर। डायरेक्टर के ऊपर आपका मेन फोकस हो गया क्लाइंट रिलेशनशिप्स, टीम को बिल्ड करना, टीम की लीडरशिप और एडवाइजरी, बस। तो ये चीजें आप देखोगे कॉमन सी है। स्किल डेवलपमेंट, अब एमडी क्या करेंगे? एमडी को मार्केट की पोजीशनिंग करनी है। भाई हम मार्केट में इस चीज के एक्सपर्ट हैं, ये पोजीशनिंग करने का काम एमडी सर करते हैं, राइट। तो एमडी विल बी मोर focused on how do I position myself as an expert in this industry, right, कि हमारा बैंक का नाम सबसे ऊपर आए या आईपीओ के लिए हम जाने जाएं, तो इस तरह की पोजीशनिंग एक एमडी टारगेट करते हैं, राइट। तो इनका फोकस इन चीजों पे रहेगा। दूसरी चीज फर्म लीडरशिप के ऊपर रहेगा ऑफ कोर्स। तीसरी चीज इंडस्ट्री थॉट लीडरशिप एंड ऑल्सो टैलेंट डेवलपमेंट। सो दीज आर सम एरियाज जहां पर ये अपना फोकस करते हैं। अभी एमडी सर क्या सोच रहे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस चीज के बारे में ज्यादा बातें करके अभी मतलब नहीं है, बिकॉज यू गाइज और माई ऑडियंस इज मोस्टली स्टूडेंट्स, राइट। तो हमको बस एक आइडिया लेना था कि अच्छा डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट लोग क्या चीजें कर रहे होते हैं। वर्किंग आवर्स, दिस मच विल बी देयर विद सिग्निफिकेंट फोकस ऑन एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। एज आई सेड, इनका मेन रोल रहता है कि ये बिजनेस डेवलप करें एंड ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचे लेवल्स पर पहुंचाएं। Now let's talk about compensation structure, which many people do tend to look for. बहुत लोग इस चीज को ढूंढते हैं कि सर सैलरी कितनी है वो बताइए जरा, सुन के मजा आता है। पर देखिए, these are some numbers, these are some average numbers, these are some tentative numbers. So let us just read about them, but let us not get fascinated. आपका एकदम one गोल नहीं हो जाना चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बस इसी चीज के लिए जाना है, अरे यार 20 लाख मिल रहा है, अरे यार 25 लाख में बस इसीलिए जाना है। ये एक गोल होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबको अच्छी लगती है। ये जो करोड़ वाले पैकेज का जो रास्ता है, ये रास्ता हमको बहुत सारे प्रोफेशंस में देखने को नहीं मिलता है कि मैं ये चीज करते जाऊं तो मैं 1 करोड़ की सैलरी पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस नहीं है। तो यस, इट इज अ वेरी गुड रोड मैप टू लुक फॉरवर्ड टू, पर और भी चीजें हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते चले कि भाई जो सैलरीज होती हैं, एक तो इसमें आप ये समझो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। भाई ये 5 करोड़ कैश में थोड़ी ना घर लेके जा रहा होता है, तो देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स टू इट। जैसे कि एक तो हो गया बेस सैलरी का कंपोनेंट, जो आपको एक्चुअली कैश में मिल रहा है। हाँ भाई, बेस सैलरी तो मेरे पॉकेट में आ रही है। इसके बाद बोनस है, बोनस भी आपको मिलती है। तो बेस सैलरी क्या होगी? फिक्स्ड, ये तो आपको मिलनी है। बोनस भी आपके पॉकेट में आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये बोनस क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब ये वेरिएबल हो गया। अब आपकी टीम अच्छा कर रही है, आपका बैंक अच्छा कर रहा है, मार्केट में ओवरऑल डील्स अच्छी हो रही है, तो वो सब के बेसिस पर ये वाला नंबर जो है ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो एनालिस्ट लेवल पर या तो पूरी की पूरी फिक्स्ड भी हो सकती है, या कुछ फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल हो सकता है। तो एक टिपिकल जो स्ट्रक्चर रहता है कि भाई 70% फिक्स हो गया, 30% बोनस हो गया, ये मैंने यहां पर लिख दिया। किसी के केस में टोटल फिक्स भी मिलेगा, किसी के केस में शायद आपको ऐसा भी दिख जाए भाई 50% बेस है और 50% बोनस है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैंने एक टिपिकल नंबर यहां पर लिख दिया है। ओके, एसोसिएट लेवल पर अगर बात करें, अच्छा तो एनालिस्ट पर टोटल कितना बैठ जाता है? भाई 15 से 25 लाख बैठ जाता है। ठीक है, पर अगर आपको मान लीजिए, अब वैसे तो देखिए किसी में आपको 30 भी मिल जाएगा और किसी में शायद आपको 12-13 भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 12 वाले जॉब को फिर आप छोड़ दो। ठीक है, आपको अगर अच्छी वहां से काम सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको भी आपको कंसिडर करना है। ओके, फिर बात कर लेते हैं एसोसिएट की। सो एसोसिएट लेवल पर 30 से 50 का ऑन एन एवरेज माना जा सकता है टोटल पैकेज, जिसमें कि बेस सैलरी कितनी होती है? 60% और 40% कितने की होती है?
बोनस, ओके 40% इज बोनस यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड। फिर जब आप वीपी लेवल पर चले जाते हो तो वीपी लेवल पर 60 लाख से 1 करोड़ 50% बेस, तो यहां पर आप क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल हो जाते हो कि भाई जितना काम करेंगे उतना कमाएंगे, राइट। तो यहां पर आपके लिए काम करने की जो भूख है वो और बढ़ जाती है, बिकॉज जितना ज्यादा काम किया उतना ज्यादा कमाएंगे, राइट। डायरेक्टर लेवल पर फिर आप करोड़ में आ गए हो। अब वो करोड़ में 1 है कि 1.5 है कि 2 है कि 3 है, ये डिपेंड करता है। एंड इसमें काफी सारी चीजें जो है आपकी डेफर्ड कंपोनेंट्स हो सकती हैं, राइट। तो आपके सिर्फ फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ कैश नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट्स, शेयर्स वगैरह यहां पर परसेंटेज वगैरह हो सकते हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में 5 करोड़ से भी ऊपर सैलरी जा सकती है। यहाँ दिस इज मोस्टली परफॉर्मेंस बेस्ड कि भाई बैंक ने इस साल बहुत ही बढ़िया किया है, सारी टीम्स ने अच्छा किया, तो एमडी बढ़िया पैसा लेकर के घर जाएंगे। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल कंपेंसेशन स्ट्रक्चर, बट एज आई सेड लेट इज नॉट बी टू मच लेट इज नॉट सिंक इनटू योर माइंड कि भाई यही चीज है। इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं, जो लर्निंग्स हैं, जो नेटवर्क बिल्डिंग है, राइट, वो सारी चीजों को भी आपको ड्राइव करना चाहिए इसकी तरफ, राइट, नॉट जस्ट द सैलरीज, दैट शुड नॉट बी द सोल ड्राइविंग फोर्स। अब बात करते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि हम इस आईबी इंडस्ट्री को जब टारगेट कर रहे हैं तो हम खुद को बांध नहीं रहे हैं कि हमको सिर्फ आईबी में ही रहना पड़ेगा और जिंदगी भर यही चीज करनी है। बिकॉज द डे आई डिसाइड कि यार मुझे कुछ शायद और करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में भी आ रहा है, तो क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटीज मेरे पास हो सकती है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दोज अपॉर्चुनिटीज। एंड ये एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स डिपेंड करती है कि आप कौन से स्टेज में हो। अगर मैं एनालिस्ट लेवल पर ही एग्जिट कर जाता हूं कि यार 2 साल मैंने काम किया और तीसरे साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार शायद मैं दूसरी जगह पर जाऊंगा तो मुझे अच्छा एक पे पैकेज मिल सकता है, या और कोई भी आपका ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है मेरे पास। वन ऑफ देम इज प्राइवेट इक्विटी, विच इन जनरल पेज इवन बेटर सैलरीज देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, तो प्राइवेट इक्विटीज एक अच्छा डोमेन है एंड ये एक अच्छा तरीका है पीई फर्म्स में घुसने का, बिकॉज अदरवाइज पीई फर्म्स में घुसना और कंपिटिटिव होता है, तो आईबी के जरिए आप वहां पर घुस सकते हैं। फिर सेकंड हो गया कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, यानी कि आपने किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लिया एक अच्छी पोजीशन पर, राइट, आप एक कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो जहां पर आप कंपनी के फाइनेंसेस में उनको हेल्प कर रहे हो। या तीसरा हो गया कि आपने भाई अब एक ब्रेक ले लिया अपने कैरियर से और आप करने चले गए एमबीए, राइट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि भाई 2 साल पहले काम करो, इंडस्ट्री वगैरह सब समझ लो, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेकर के जब आप एमबीए करने जाते हो ना, उसके बाद आप एमबीए से जब निकलते हो यू टेंड टू गेट मोर बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, बिकॉज अब आप एमबीए का सही यूज ले रहे हो। अब आपको पता है इंडस्ट्री को क्या चीजें चाहिए, अब आपको पता है कैसे नेटवर्क्स बिल्ड करने, तो अब आप जो एमबीए करोगे ना उसका आपको जो बेनिफिट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। फिर जब अगर आप एसोसिएट लेवल पर एग्जिट कर रहे हो तो आप ग्रोथ इक्विटी फर्म्स में जा सकते हो, या अगेन आप किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर सकते हो, या आप किसी स्टार्टअप वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो, ओके, उनको एडवाइजरी देने के लिए। वीपी या अबव लेवल पर जा रहे हो तो आप बड़ी फर्म्स में एक बड़ी पोजीशन पर हो सकते हो, या अगेन किसी कॉर्पोरेट रोल के ऊपर जा सकते हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो और खुद का भी कोई कंपनी या बिजनेस शुरू कर सकते हो, बिकॉज अब आपके पास एक एग्जीक्यूशन का पूरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस है। डील ओरिजिनेट करने से लेकर के पूरी क्लोज करने तक का आपको सब कुछ आता है। तो अब आप इस लेवल पर हो कि आप खुद के लिए भी कुछ कर सकते हो, या तो खुद की कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हो, या जो भी आपको समझ में आया कि आपने भाई इस इंडस्ट्री में मैंने काम किया था, मुझे ये बिजनेस की समझ हो गई, तो अब ये बिजनेस के ऊपर मैं खुद एक कंपनी लॉन्च कर दूं, तो ये चीज भी हो सकती है। ओके, सो दीज आर सम पोटेंशियल एग्जिट्स एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट विच इज व्हाई यू शुड कंसिडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लैंडस्केप इन इंडिया कि भाई यहां किस तरह से चीजें काम करती हैं। पहले मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास ग्लोबल बल्ज ब्रैकेट फर्म्स हैं? जी हाँ, जैसा हमने कहा गोल्डमैन हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ये सारी हो गई बल्ज ब्रैकेट फर्म्स। फिर डोमेस्टिक फुल सर्विस बैंक्स कौन सी हैं? जैसे कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, हमने इनकी बातें की थी। फिर इंटरनेशनल मिडिल मार्केट बैंक्स, आपने जेफरीज का नाम सुना है कभी?
फिर मैं बार्कलेस को भी इसी में कंसिडर करना चाहूंगा, राइट। सो दीज आर सम बैंक्स विच आर ऑल्सो ग्रोइंग देयर प्रेजेंस इन इंडिया, ठीक है। ये बाहर के हैं पर इंडिया में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहे हैं। और फिर बुटीक एडवाइजरी फर्म्स, जो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो मान लो टेक में फोकस करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो रिन्यूएबल्स में फोकस करती हैं, तो इस तरह की उन्होंने कुछ स्पेशलाइजेशन बनाई हुई है। रिलेटिवली छोटी फर्म्स हैं पर अच्छा काम करती हैं, ओके। इनका भी जो डील्स हैं, जो पैकेजेस हैं, वो बढ़िया होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आपको मान लीजिए डे वन पे गोल्डमैन से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं ना, आप डोमेस्टिक या डोमेस्टिक से शुरू कर लो। अगर हो मिल पाता है, वहाँ पे भी यार नहीं हो पा रहा है, यार उतनी डिग्री नहीं है या उतनी अभी स्पेशलाइजेशन हुई नहीं है, अभी एक्सपर्टीज उतनी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बुटीक एडवाइजरी से कोशिश करो। यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो एटलीस्ट आईबी में आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। पैकेजेस कम होंगे, बल्स ब्रैकेट से या डोमेस्टिक सर्विस जो बैंक्स हैं उनसे थोड़े से कम होंगे, पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ओके। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करूं तो इंडिया में सर इन्वेस्टमेंट बैंक्स है कहां पे, राइट। मैं तो सूरत में बैठा हूं, मैं तो आसाम में बैठा हूं, मैं तो उड़ीसा में बैठा हूं, तो मेरे को मिलेगा क्या। तो ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो घर से निकलना पड़ सकता है, एंड इनफैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में फाइनेंशियल हब क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है, मुंबई। तो सारे के सारे बैंक्स आपको कहां मिलेंगे, मुंबई, ओके। तो मुंबई इज द प्लेस जहां पर 70 to 80% काम हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में क्या चीजें हो रही हैं, दिल्ली एनसीआर में भी ऑफिसेस हैं, नो डाउट ऑफिसेस हैं, पर यहां पर 20-30% काम हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो डील्स होती हैं, तो वो सब काम करने के लिए दिल्ली वाले ऑफिस में आप जा सकते हो, या गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ये सब काम दिल्ली एनसीआर वाले ऑफिस से होगा, नोएडा से होगा, गुड़गांव से होगा, ठीक है। और बैंगलोर में जो ऑफिसेस होंगे वो ज्यादातर किस तरह का काम कर रहे होंगे, टेक स्पेस में काम कर रहे होंगे, राइट, या फिर स्टार्टअप्स के अराउंड काम कर रहे होंगे। तो ये सब चीजें आपको बैंगलोर वाले जो ऑफिसेस हैं वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अब शायद कुछ ऑफिसर्स हैदराबाद में भी आने लग गए हैं, राइट। तो बट मोस्टली जो आपका बाइफर्केशन है वो इस तरह का रहेगा। इंटरनेशनल हाउस फॉर इंडिया कवरेज, अच्छा ये कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे कि इंटरनेशनल हब्स कौन से हैं, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि हांगकांग, लंदन, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से इंटरनेशनली ये बहुत सारे मार्केट्स को कवर करते हैं, राइट। तो सिंगापुर एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब सिंगापुर से वो लोग इंडिया मार्केट को भी कवर करते हैं, तो वहां पर आपके लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप वहां जाकर के अपनी इंडिया मार्केट की एक्सपर्टीज उनको दे सको, राइट। सो दिस इज अगेन वन पोजीशन जहां पर आप ज्योग्राफिकली जा सकते हो। टैलेंट मार्केट डायनेमिक्स, कि भाई इसमें जाने के लिए अब क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, इफ यू हैव अ वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी हैं तो प्लीज यूज इट, प्लीज यूज इट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ओके। फर्स्ट थिंग कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर वैल्यूड। अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर हो पाता है, आपने कहीं बाहर से कोई डिग्री ली है, आपने बाहर से कोई प्रोजेक्ट करके आप आए हो, आपने बाहर किसी क्लाइंट को कोई सर्विस दी थी, राइट, इस तरह का किसी तरह का भी अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो ये वैल्यू किया जाएगा। एंड स्पेशली जब आप सीनियर रोल्स में जाओगे तब इसकी ज्यादा वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनिशियल लेवल पर ठीक है, आपका कोई बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर जब आप सीनियर लेवल्स पर जा रहे हो, वीपी लेवल्स पर जा रहे हो, तब आपको इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ओके। तो ये चीज क्या है, शुरू में ही हम थोड़ा बहुत कंसिडर करते हैं। फिर नैरोइंग कंपेंसेशन गैप्स। अब देखिए इंडस्ट्री में वैसे तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई बुटीक एडवाइजरी कम पैसा देगी, बल्स ब्रैकेट ज्यादा पैसा देगी, सच बात है, पर आपको यह भी समझने की जरूरत है यार, बल्स ब्रैकेट गोल्डमैन अगर मेरे को 25 लाख दे रहा है एनालिस्ट लेवल पर, तो कोटक भी यार मेरे को 20 लाख दे देगा। उसके पास ऐसा नहीं कि कोई पैसे की कमी है, राइट। तो इट्स जस्ट दैट ये जो गैप है ना, ये बहुत कम है इनिशियल लेवल्स पर, कि एनालिस्ट लेवल पर मैं सैलरी के लिए बैंक चूज नहीं करूंगा कि वो ज्यादा देगा वो कम देगा। एनालिस्ट लेवल पर या एसोसिएट लेवल पर डिफरेंस बहुत माइनर है,
ये डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाता है जब आप बड़े सीनियर पोजीशंस पर चले जाते हो, ठीक है। और इंक्रीज्ड टैलेंट मोबिलिटी, यानी कि अब जो टैलेंट है उसके ऊपर ऐसी बंदिश नहीं है कि वो एक ही जगह पर स्टक हो रहा है। आप बहुत इजीली देखोगे 3 साल 2 साल 5 साल में लोग कंपनीज चेंज कर रहे हैं, टैलेंट मूव हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको भी कभी ऐसा लगे कि यार मैं शायद इस चीज में चला जाऊं या मैं उस चीज में चला जाऊं, तो वो रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। ओके, सो दैट इज हाउ द मार्केट इज मूविंग। सम ग्रोथ एरियाज इन दिस इंडस्ट्री, जैसा शायद मैंने एक पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है थोड़ा सा डिटेल्स में, अभी मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में अच्छा स्कोप है, प्राइवेट कैपिटल एडवाइजरी, राइट, पी एंड वीसी इंडस्ट्री ऑल्सो। हालांकि यहां पर हम जो ग्रोथ अच्छी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर रही हैं उसकी बातें कर रहे हैं। ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये एक अच्छा स्पेस है। एंड ऑल्सो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी बैंकिंग, राइट। सो दीज आर सम स्पेसेस, हाई ग्रोथ एरियाज जहां पर आपकी ग्रोथ बहुत एक्सीलरेटेड वे में हो सकती है, राइट। आप एक टिपिकल स्ट्रक्चर शायद फॉलो ना करो कि यार डायरेक्टर बनने में 12 साल लग गए, राइट, तो आप शायद यहां पर जल्दी हो जाओ। तो दीज आर एरियाज जहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ओके, हाउ डू यू ब्रेक इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? एक क्विक आइडिया मैं आपको अभी दूंगा, इसका डिटेल्ड वर्जन मैं आने वाले लेक्चर में लेकर के आऊंगा, ठीक है। सो एजुकेशनल पाथवेज, आपके पास अगर अभी टाइम है कि मैं अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकूं, कि एक इंस्टीट्यूशन को चूज कर सकूं कि यार मेरे को यहां से डिग्री लेनी है, अगर वो मौका आपके पास है तो उस मौके का फायदा उठाइए। टारगेटिंग कीजिए कि मैं अच्छे नाम के साथ जुड़ सकूं। ओके, प्लीज ट्राई दैट। मैंने कुछ नाम दूसरे सेशंस में डिस्कस किए। सो ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, if you have an MBA, you have a good advantage, no doubts about it. Thirdly, have a professional certification. It's better for you, it's advantageous for you. And as I said, try to get from a reputed institution, because reputation matters the most. Okay, मतलब reputation matter करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई बढ़िया जगह से सर्टिफिकेट लेके आए लेकिन आता कुछ नहीं है। ये तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जो चीज सीखी, आप लिख रहे हो भाई मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, तो आपको सच में आती है। बस मैं ये बोल रहा हूं कि वेटेज मिल जाए आपको, वेटेज मिल जाए आपको, तो वो चीज आपको हेल्प करती है, ठीक है। बिकॉज एजुकेशनल एकेडमिक्स मैटर्स इन दिस इंडस्ट्री। डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? एक तो आपकी टेक्निकल तैयारी एकदम सॉलिड है, भाई कुछ भी पूछ लो मैं आंसर दे सकता हूं। दूसरी चीज, आपकी मार्केट नॉलेज सॉलिड है, राइट। आपसे सामने वाला कोई एक चीज पूछ रहा है, उसने बस इंडस्ट्री का नाम लिया, आप फिर उसको इंडस्ट्री के बारे में 10 चीज बता देते हो। ऐसी चीज आपने अगर इंटरव्यू में कर दी तो आपने अपने लिए एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया। एंड तीसरी, एक पर्सनल नैरेटिव, आप खुद की एक स्टोरी बनाओ। ओके, स्टोरी बनाओ मतलब बोलना तो सच ही आपको, ओके, बस उसकी एक फ्रेमिंग ऐसे हो कि आपका जो गोल है, आपका जो मिशन है, वो सामने वाले को एक पैशन दिखाई देना चाहिए कि यार इसने पहले इतनी मेहनत इसमें की, फिर इसने ये सर्टिफिकेट किया, फिर इसने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, फिर इसने ये इंटर्नशिप करी। मतलब आपकी जो स्टोरी है वो सामने वाले को आपका पैशन दिखा सके, व्हाई यू शुड बी इन दिस इंडस्ट्री, एंड क्यों आप इस पर्टिकुलर हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन को, जो चाहे वो एसोसिएट है चाहे वो वीपी है, उसको आप क्यों एक वैल्यू एडिशन दे सकते हो। बिकॉज मैंने आपको कहा था वीपी लेवल पर उनको क्या चाहिए, मैं एक सॉलिड टीम बिल्ड करूं ताकि वो मेरे को चीजें एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। तो आपको उसको सामने वाले को ये जताना पड़ेगा कि यार क्यों अगर ये मेरे को हायर कर ले तो मैं इसकी लाइफ आसान बना सकता हूं। अगर वो चीज आपने दिखा दी अपने पर्सनल नैरेटिव में, तब आपके लिए इंडस्ट्री में घुस पाना ईजी होगा। ओके, तो ये चीज पर अभी से काम करना शुरू करें। तो इसीलिए मैं आपको अभी इतना एडवांस में गाइड कर रहा हूं कि अभी से अपनी ट्रेजेक्टरी को सोच करके चले कि ये चीज ऐसे ऐसे हुई है, आगे मुझे ऐसे ऐसे करनी है। ओके, एक्सपीरियंस बिल्डिंग, देखिए जॉब्स 2 चीजों से लगती है आज की डेट में। स्किल से जॉब लगती है और स्किल्स 2 चीजों से आती है। या तो आपने कोई सीए, सीएफए, एमबीए जैसी कोई डिग्री करी, वहां से आपने कोई स्किल्स ली है, और दूसरी चीज हो गई एक्सपीरियंस, कि मैंने काम करके चीजों को सीखा है।
ये दो ही तरीका है चीजों को सीखने का। तो अब मैं दूसरे वाली चीज की बात कर रहा हूं कि भाई एकेडमिक्स तो मेरा एकदम सॉर्टेड है, मैंने ये चीजें देख ली, समझ ली। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर मुझे एक्सपीरियंस मिल सकता है तो डेफिनेटली मुझे लेना चाहिए, राइट। तो इंटर्नशिप मौका है, अभी स्टूडेंट लेवल पर हो, कूद पड़ो इंटर्नशिप के लिए। 100 एप्लीकेशन लगाने पड़ी दिन की, लगाओ, कोशिश करो इंटर्नशिप लेने की। ओके, इट मैटर्स अ लॉट। रिलेटेड फाइनेंशियल रोल्स में आप जा सकते हो। डे 1 पे आज मान लीजिए आपने डिग्री खत्म करी, उसके बाद आपको अभी आईबी में कुछ ऐसा आपको पता नहीं था, या तो अपने किसी और रोल में चले गए आप, या अभी आप अप्लाई कर रहे हो और कहीं से आपके पास ऑफर आ रहा है कि भाई वैल्यूएशन का काम है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का काम है, ओके, रिसर्च का काम है, ये सब चीजें मिल रही हैं, तो ये एक्सपीरियंस भी आपके काम आएगा जब आप आईबी में अप्लाई करोगे। ठीक है। तीसरी चीज, नेटवर्किंग अप्रोच। नेटवर्किंग के लिए अभी से काम करना शुरू कर दें। सिर्फ वैसे तो देखिए शुरुआत तो डिजिटली होती है, राइट। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा जरिया है कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करें, पर इसके बियॉन्ड भी जहां भी जा रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े, लोगों के साथ खुले, बातें करें। आपके पास अगर रेफरल आ जाता है ना, उससे अच्छा किसी भी जॉब में जाने का तरीका हो ही नहीं सकता है कि मेरे पास उस कंपनी में बैठा एक आदमी मेरे को रेफर कर रहा है। ओके, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू लुक फॉर। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक तो होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कि आपको अच्छे कॉलेजेस में, टॉप टियर कॉलेजेस में देखने को मिलता है, राइट। जो आईएम्स वगैरह है वहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और वहीं से अच्छे टैलेंट को हायर करके ले जाएंगे। तो एक तो तरीका ये होता है। तो अगर आपका वो चीज़ अभी बाकी है कि भाई एमबीए करना है, तो जब भी करोगे अच्छी जगह से करना, ताकि आपके पास ये वाला ऑप्शन खुला रहे। ओके, नहीं तो अदरवाइज फिर दूसरा ऑप्शन एक ये भी है कि आप लेटरल हायरिंग कर सकते हो। लेटरल हायरिंग में आपने कहीं और काम किया, एक्सपीरियंस लिया, साल 2 साल काम करके फिर आप यहां पर मूव हो गए। ओके, असेसमेंट मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह से आपको असेस किया जाता है ये जब आपकी हायरिंग हो रही है। तो एज ए सेड, आपकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को देखा जाएगा जब एनालिस्ट या एसोसिएट लेवल पर आपको हायर किया जा रहा है। इस लेवल पर यही चीज़ मैटर करती है। तो देखा जाएगा कि भाई आपको कोई केस स्टडी देंगे वो, राइट, आपसे फाइनेंशियल मॉडल या कोई फाइनेंशियल एनालिसिस का आपको केस देंगे। वो सब चीज़ें जब आप अच्छे से करोगे तभी आप इस चीज़ में सेलेक्ट होगे। ओके, सो दैट इज आई थिंक हैज़ गिवन यू अ गुड इंसाइट कि कैसे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। पर इसमें और बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि किस तरह की चीज़ें पूछी जाती है, क्या लेवल्स होते हैं। तो वो सारे डिस्कशंस मैं आने वाले लेक्चर में अलग से करता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैरियर एडवांसमेंट स्ट्रैटेजीज। अब ये समझ लेते हैं कि भाई कैरियर में आगे कैसे बढ़ा जाए। सबसे पहला है परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, यानी कि आप एकदम काम एक नंबर का करो। ठीक है, एक नंबर का काम कैसे होगा भाई, मेरी टेक्निकल मास्टरी है, कोई चीज़ मुझे दी जा रही है तो मैं लेकर के बैठा नहीं हूं, मेरे को पता है कैसे एनालिसिस करना है, कैसे मॉडलिंग करना है, कैसे पिच डेक बिल्डिंग करनी है, सारी चीज़ें मुझे आती है। क्लाइंट इम्पैक्ट, यानी कि अगर मैं क्लाइंट ने मुझे कोई चीज़ काम बोला और वो चीज़ मैंने करके दे रहा हूं, तो क्लाइंट क्या करेगा, फिर मेरे लिए तारीफ कर देगा मेरी टीम के आगे। ये चीज अगर हो गई तो आप इस लेडर में ग्रो करने के आपके चांसेस बढ़ गए, राइट। तो मतलब क्लाइंट की तरफ से कभी भी कोई रिक्वेस्ट आए, उसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रख करके आगे बढ़ाए, ताकि आपके ग्रो होने के चांसेस और बढ़े। तो क्लाइंट हैज अ वेरी गुड इंपैक्ट। फिर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, अगर आप रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो भी इस कैरियर में आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, जल्दी ग्रो करोगे। जितना ज़्यादा रेवेन्यू लेकर के आओगे, जितना ज़्यादा कंपनी को कमा के दोगे, उतना ही ज़्यादा आप कमाओगे। एंड टीम डेवलपमेंट, अगर आपके अंदर की जो टीम है वो एकदम सॉलिड बिल्ड हो रही है तो आपका काम भी बिल्कुल बढ़िया जाएगा, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि आप परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। सो फर्स्ट थिंग, इंटरनल स्पॉन्सर, मतलब मैंने 2 साल काम किया एज एन एनालिस्ट, मेरे साथ और 5 लोगों ने काम किया। अब एसोसिएट का प्रमोशन मान लो 3 लोगों को ही मिलना है, तो मेरे को कैसे मिलेगा। अगर मेरा वीपी मेरी पैरवी कर रहा है कि यार ये लड़का मेरे को पसंद है, ये आगे बढ़ बढ़ के काम लेता है, या मतलब वॉट एवर बी द केस, आपने वीपी को एकदम इंप्रेस कर रखा है। ओके, एंड आई मीन थ्रू योर परफॉर्मेंस, आपने सच में लगन से काम किया है, एंड दैट इज वाई पीपल आर एडवोकेटिंग फॉर यू,
राइट, कि ये लड़के में दम है। तो वो पैशन अगर आपने दिखा दिया तो सबसे पहला चीज है इंटरनल स्पॉन्सर्स, लोग आपके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज क्लाइंट कनेक्शंस। अगर आपके क्लाइंट कनेक्शंस, आपका नेटवर्क तगड़ा है तो आप के ग्रो करने के चांसेस है, राइट। तो आपको बैंक जरूर रिटेन करने के लिए कुछ भी करेगा कि भाई इस आदमी के पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, ऐसे ऐसे लोगों का नेटवर्क है, कोई काम बोलो ये कहीं से भी एग्जीक्यूट करवा देता है, तो फिर आपको कोई भी बैंक छोड़ना नहीं चाहेगा। तीसरी चीज क्रॉस डिपार्टमेंटल नेटवर्क्स। ये हो गई कि भाई लीगल टीम से भी मेरी बढ़िया है, टैक्स टीम से भी मेरी बढ़िया है, राइट, या टेक टीम से भी मेरी बढ़िया है। मतलब अगेन वही चीज हो गई कि भाई मेरा काम मैं एकदम स्मूथली करवा लेता हूं, भले ही कोई दूसरा डिपार्टमेंट के पास भी जाना पड़े, मेरा काम स्मूथली वो कर देते हैं, ओके, बिकॉज मैंने ऐसा नेटवर्क, ऐसा रेपुटेशन बना रखी है। एंड चौथी चीज हो गई इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स। मतलब मेरे टैक्स एसोसिएशन में जान पहचान है, मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स एसोसिएशन में जान पहचान है, या और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर आप इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आते हैं विजिबिलिटी क्रिएशन की तरफ। आप अपनी विजिबिलिटी कैसे क्रिएट करोगे कि भाई मैं हूं, राइट, मुझे लाइमलाइट में आना है, कैसे आऊं मैं? फर्स्ट इज डील इन्वॉल्वमेंट। आप अपने आप को कॉम्प्लेक्स डील से एसोसिएट करने की कोशिश करो। जितनी कॉम्प्लेक्स डील, राइट, उसमें अगर आप एफर्ट्स दिखाते हो तो आप लाइमलाइट में आ जाओगे, ओके। जैसे ही वो डील कोई भी बड़ी डील सक्सेस में आती है तो वो चीज का हिस्सा जब आप होते हो तो आप भी लाइमलाइट में आ जाते हो। सेकेंड थिंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स, राइट, एनी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट यू हैव हैंडल्ड योरसेल्फ, तो आप उससे आ जाओगे लाइमलाइट में। तीसरी चीज हो गई आप कमिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या आपको एक्सटर्नल रिकॉग्निशन मिल रहा है कि आपको कोई इंडस्ट्री इवेंट में बुलाया जा रहा है, आपको किसी पब्लिकेशन में एज एन एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है, तो ये सब चीज़, आपको किसी पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है, दिस इज रीसेंट ट्रेंड, राइट। तो इससे क्या होता है, आपको एक एक्सटर्नल रिकॉग्निशन मिलती है, फाइन। तो ये सब चीजें हो गई। फिर लेवल स्पेसिफिक फोकस। जब आप एनालिस्ट लेवल पर हो और आपको एसोसिएट बनना है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है जो अभी ऑलरेडी आईबी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको ग्रो करना है। एनालिस्ट लेवल पर आप हो, एसोसिएट लेवल पर आपको जाना है। किस चीज पर एकदम जी जान लगा दें, ऑफिस में क्या हो रहा है या क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सब चीजें थोड़ा बाद में। एनालिस्ट लेवल पर आपकी जो एक्सीलेंस मापी जाएगी दैट इज मेनली ऑन टेक्निकल्स, ओके। नेक्स्ट थिंग इज एसोसिएट टू वीपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब अब एसोसिएट लेवल पर आप हो, वीपी लेवल पर जाना है, तो वीपी पर आपको क्या आना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉलिड है, राइट, सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है जब मैं एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा हूं, तो ये चीज आपको अभी डेवलप करनी है। और जब आप वीपी लेवल पर हो तो आपको क्या सीखना है, डायरेक्टर लेवल पर जाने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट, ओके, कि मेरे क्लाइंट रिलेशंस एकदम तगड़े हो जाएं ताकि मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकूं। एंड जब आप डायरेक्टर से एमडी की तरफ जाना चाहते हो तो डायरेक्टर को किस बेसिस पर प्रमोशन मिलता है कि ये मेरे को कितना बिजनेस ला के दे रहा है, राइट। तो रेवेन्यू जनरेशन वुड बी योर मेन गोल, ऑलराइट। सो दीज आर सम कैरियर एडवांसमेंट स्ट्रेटेजीज। अब आप जिस भी लेवल पर हो, जिस भी स्टेज पे हो, अपने हिसाब से यहां से एक स्ट्रेटेजी चूज कर लो। पर बात यह है कि ये चीज इंडस्ट्री में चलती है, ये चीज इंडस्ट्री में काम आती है, ओके। लेट्स नियर द कंक्लूजन विथ सम की टेकअवेज ऑफ टुडे सेशन। एकदम क्लियर कैरियर प्रोग्रेशन है, मतलब इस इंडस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज चीज नहीं है, बिल्कुल सॉर्टेड है। एनालिस्ट बनना है, फिर एसोसिएट होंगे, फिर वीपी होंगे, फिर डायरेक्टर होंगे, मतलब आपको पहले से ही पता है, एकदम वेल डिफाइंड पाथ है भाई। एनालिस्ट से लेकर के एमडी तक का सफर कैसा होने वाला है, क्या आपकी जिम्मेदारियां होंगी, क्या आपके पैकेजेस होंगे, कैसा आपका वर्कलोड होगा, कैसी आपकी वर्क लाइफ होगी, सारी चीज मैंने आपको एडवांस में ही क्लियर कर दी है, राइट। तो अब आप खुद के लिए अपना कैरियर प्रोग्रेशन और जो आपका पाथवे है वो चूज कर सकते हो। कंपेंसेशन ग्रोथ, तो हायर पे होगा ऑफकोर्स, जैसे आपका सीनियरिटी लेवल बढ़ेगा उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और आपके पे पैकेजेस भी बढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस, वेरी नाइव टू कंसिडर अगेन। challenges and opportunities, improving work life balance issues with diverse exit opportunities for flexibility। मतलब इसमें चैलेंज क्या आता है, मेनली यही चैलेंज आता है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं, जब सीजन चल रहा है यार, अभी तो बहुत सारी डील्स हैं, अभी तो 5 डील पेंडिंग पड़ी है,
तो टाइम नहीं मिलेगा। ऑफ सीजन चल रहा है, अभी कोई मार्केट में आ ही नहीं रहा है, राइट, कोई डील्स हो ही नहीं रहे, कोई आईपीओज आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको टाइम ही टाइम है, फिर आप कर ही क्या रहे हो, राइट। तो एक तो पीक्स देखने पड़ेंगे कि अभी मार्केट की सिचुएशन कैसी है। फिर दूसरी चीज, भाई अभी एक डेडलाइन खत्म हुई, दूसरी आने में टाइम है, तो भी आपको वहां पर थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मिल सकता है। ऐसा नहीं कि साल के 365 डेज ही आपको सांस ही नहीं आ रहा है। ओके, सो इट इज अ चैलेंज डेफिनेटली, पर एट द एनालिस्ट लेवल वैसे भी हमको ये माइंडसेट लेकर नहीं जाना चाहिए कि यार मैं 6 बजे घर चला जाऊंगा। ओके, सो इफ यू आर इन टू दैट जोन तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। ओके, बट इफ यू आर रेडी कि यार मेरे को 5 साल में 6 साल में 1 करोड़ पे पहुंचना है, उसके आसपास पहुंचना है, राइट, तो फिर ये रोड मैप अच्छा है, पर उसके लिए फिर खटनी भी करनी पड़ेगी, राइट, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट, तो फिर लास्ट में मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजिक वेज बताए कि किस तरह से आप अपने कैरियर एडवांसमेंट को परसू कर सकते हो, राइट, एट डिफरेंट लेवल्स। आपको क्या चीज़ें सीखनी है, आपको टेक्निकल पर फोकस करना है, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करना है, ओके, वॉट एवर स्किल यू नीड टू फोकस ऑन। तो मैंने हर लेवल पे आपको बता दिया किस लेवल पर आपको क्या स्किल पर फोकस करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, एज ए सेड, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, बिकॉज मुझे पता है नाउ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू इज कि हाउ डू वी ब्रेक इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। दिस इज, आई थिंक, द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर कैसे किया जाए, हाउ टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड इस चीज को शायद छोटे फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की है कुछ और वीडियोस के जरिए, बट इन दिस डेडिकेटेड सेशन, बिकॉज अब सीरीज में तो मेरे पास पूरा टाइम है, राइट, आई हैव दैट लिबर्टी, सो आई विल ब्रेक डाउन इनटू द प्रोसेस, हाउ रिक्रूटमेंट इज डन इन दिस इंडस्ट्री, क्या एप्लीकेशन स्ट्रेटेजीज आप लगा सकते हो जिससे आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और किस तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। एंड दिस कैन बी योर holy grail, this can be your bible to get into investment banking. Okay, I'll try to give you everything, okay, that whatever we can guide you, and इस लेक्चर का डेफिनेटली आप वेट करो। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर आपको सीरीज समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, राइट, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले और वो सीख सकें। एंड अगर ये पीपीटीज या रिसोर्सेज आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप pwskills.com पर जा करके एनरोल करके, फ्री कोर्स है वहाँ पर एक, उसमें एनरोल कीजिए और आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, और या फिर आप PW की ऐप को इंस्टॉल करके भी वहाँ से भी आप रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।